उत्तरायण में दो पहाड़ियों की बीच की पगडंडी के अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिसमें आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। तब उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा अंगोछा बांधकर उसे सामान लाने का अनुरोध करते थे। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। उन्हीं दिनों सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म देकर अपने वंश को आगे बढ़ाया। उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान पर आने जाने लगी। एक दिन संध्या के समय लूसी गई और फिर कभी न लौट सकी। लूसी के लिए सभी रोए, मगर जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वो तो कुछ जानता ही नहीं था। मां से अधिक वो दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दूध बनाकर उसे पिलाया, पर वो मां के पेट की उष्णता खोजता और ना पाने पर चिल्लाता रहा। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया। डलिया में वो ऊन के गेंद जैसा कोमल लगता था। आते समय उसे अपने साथ प्रयाग लेकर आना पड़ा। बड़े होने पर देखा कि वो अपनी मां के समान ही विशिष्ट है। न अल्सेशियन न भूटिया, रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मेल से जो रंग बना था वो एक विशेष प्रकार का धूप छाही हो गया था। कानों की चौड़ाई और नुकेलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों से बड़ा और चौड़ा था। आंखें गोल गोल शहद के रंग वाली और काली कोर वाली थीं। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु नीलू का स्वभाव अनोखा गर्वीला था। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अनादर के साथ फेंक कर दिया जाता तो वो उसकी ओर देखता भी नहीं था। यदि उसे किसी बात पर डांट दिया जाता तो बिना मनाए सामने नहीं आता था। वो प्रत्येक आने जाने वालों का निरीक्षण करता रहता। किसी विशेष परिचित को आया देखकर वो धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूं सुनने के उपरांत वो पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर आ बैठता। कुत्ते भाषा नहीं जानते, ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य के समान हो जाता था। बाहर घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही हैं नीलू, तो वो विद्युत गति से आकर मेरे सामने आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो जाता। हिंसक और क्रोधी भूटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन मां से जन्म लेकर भी उसमें हिंसक प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं थी। 13 वर्ष के दीर्घ जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते कभी नहीं देखा था। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्रायः गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। उन घोंसलों में ही वे अंडे देती और उन अंडों से बच्चे निकलते थे। कुछ कुछ पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई कुत्ता या बिल्ली उन नादान गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। सबके सो जाने पर वो गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में रखे तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे
और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। मेरे खरगोश रात रात भर बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे अहाते में जा निकले और उनमें से कई जंगली बिल्ली द्वारा मार दिए गए। किंतु सौभाग्य से नीलू ने पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर चार दीवारी के पार देखा और खरगोशों के संकट को पहचान लिया। उसके कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वो रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। लेकिन ये परोपकार नीलू के लिए महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से न्यूमोनिया हो गया। एक बार जब मोटर दुर्घटना में मैं आहत हुई, मुझे अस्पताल जाना पड़ा। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा की। फिर कपड़े, कंबल, चादर आदि सामान ले जाने की हड़बड़ी देखकर उसने कैसे जान लिया। जो भी उस शाम को मेरे बंगले पर पहुंचा, वो नीलू की उदासी देखकर विस्मित हुए बिना न रह सका। जब 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया, तब डॉक्टर की अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह देखने के लिए वो पलंग के चारों ओर घूमने लगा। 2 घंटे बाद समझाने पुचकारने के बाद उसे घर भेजा। नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला और आजीवन वो मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो, ऐसा अब कोई नहीं।